सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो ये डेट है 1935, इसको याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। अब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो उस टाइम पे जो मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने ये एक्ट को पास किया था। कब पास किया था? पास किया था अगस्त 1935 में। तो अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट को पास किया गया था, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक। इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उनका जो सबसे बड़ा एक्ट था, सबसे लंबा जो एक्ट था, वो कौन सा एक्ट था? वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और इसके लंबे होने की वजह से ये जो एक्ट था, ये दो सेपरेट एक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। मतलब क्या है, एक था मेरा कि बहुत बड़ा एक्ट हो गया था मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत लंबा एक्ट दे दिया था उस टाइम पे। तो इस एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए कि लोगों को अच्छे से समझ में आए, इस एक्ट को हमें दो उस समय एक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो दो एक्ट्स का क्या नाम था? एक का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरे का नाम था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, कि कैसे मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया। तो सबसे पहले कि देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया बाय इंडियन लीडर्स। तो जो भी इंडियन लीडर्स थे, उनका क्या था कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लॉ होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो इस ग्रोइंग डिमांड की वजह से ये मेरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसको शुरू किया गया था। और ये इसका पहला मेन बैकग्राउंड का रीज़न हो गया। दूसरा है मेरा इंडिया सपोर्ट टू ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो एडेड इन ब्रिटिश एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड फॉर द इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री। तो जो जैसे हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वहाँ पर जो इंडिया थी, उसने ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था हर चीज़ में। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश था, उनका एक भरोसा आ गया था कि हमें जो इंडिया है, जो इंडियंस है मेरे बेसिकली, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में। तो ये था मेरा दूसरा रीज़न। तीसरा था कि जो मेरा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किस पे बेस्ड था? द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन सैमन कमीशन रिपोर्ट। तो ये एज इट इज़ याद कर सकते हो, उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं जाननी है कि सैमन कमीशन के अंदर क्या था, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मेन हमारे में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि कुछ ग्रोइंग डिमांड की वजह से जो इंडियन लीडर्स कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, ये मेरा पहला रीज़न था। दूसरा था कि जैसे मेरे इंडिया ने ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा मदद करी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में इंक्लूड हो, ठीक। तीसरा क्या है? तीसरा है कि एक्ट किस पे बेस्ड था? एक्ट बेस्ड था मेरी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे। दूसरा है मेरा द रिकमेंडेशंस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है हिस्ट्री में, तो उसकी रिकमेंडेशन पे भी इसको बनाया गया था। तीसरा था मेरा द वाइट पेपर पब्लिश बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई वाइट पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम है 1933 में। उसमें भी यहाँ पर बताया गया था कि कैसे हम इस एक्ट को चला सकते हैं। तो ये एक्ट उसके भी बेसिस पे है। चौथा है मेरा रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सिलेक्ट कमेटी। तो कोई जॉइंट सिलेक्ट कमेटी उस टाइम पे सेटअप की गई थी, उसकी रिपोर्ट में भी हमें बताया गया था कि इस एक्ट को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब है क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन का यहाँ पर क्रिएशन हुआ था, जिसके अंदर क्या था? दिस फेडरेशन वॉज टू कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो इसके अंदर क्या था कि एक फेडरेशन बनाई जाएगी जो कि ऑल इंडिया होगी। इसके अंदर क्या होगा कि ब्रिटिश इंडिया भी होगी और प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। फिर है द प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया वुड हैव टू जॉइन द फेडरेशन बट दिस वाज नॉट कंपलसरी फॉर द ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट। तो जो भी मेरे प्रोविंसेस हैं, जो भी जगह है मेरी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जो प्रोविंसेस हैं, उनको तो ये फेडरेशन को ज्वाइन करना ही करना है, मतलब उनको तो कंपलसरी ज्वाइन करना है। लेकिन जो भी मेरे प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो उनकी कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा। अगर वो चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वो ना चाहें तो वो इस फेडरेशन को ना भी ज्वाइन करें, ठीक है। तीसरा है कि दिस फेडरेशन नेवर मटेरियलाइज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो ये जो फेडरेशन थी, इसको ये मटेरियल जो भी एस्पेक्ट होता है, वहाँ से ये लैक कर रही थी। क्यों लैक कर रही थी? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जो था वो एब्सेंट था प्रिंसली स्टेट से, इसीलिए यहाँ पर ये जो फेडरेशन थी ये मटीरियल एस्पेक्ट से लैक कर रही थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वैसे तो ये बहुत मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्ट है।
लेकिन इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक फिगर इंक्लूड करी है जिसमें सबसे पहले क्या है कि एम। तो इस एक्ट का एम क्या था? एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी मेरे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है उस पर और आगे जितनी भी प्रोविजंस हो सकते हैं उन प्रोविजंस को इंक्लूड करने का काम मेरे इस एक्ट के अंदर था। ठीक है, फिर है टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है? टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो जो भी मतलब इसको बोल सकते हो कि टेरिटरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें लागू की गई थी, तो वो थी मेरी ये जो एक्ट था ये सभी टेरिटरीज पे लागू होगा। कौन सी टेरिटरीज? जो कि मेरे ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर है, उन सब टेरिटरीज पे ये एक्ट लागू होगा। ठीक है, फिर है इनैक्टेड बाय, मतलब ये एक्ट किसने शुरू किया? तो हमें पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में शुरू किया, तो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने ये एक्ट शुरू किया। ठीक है, रॉयल एसेंट इसको कब मिली? तो रॉयल एसेंट इसको मिली 24 जुलाई 1935 में। और ये शुरू कब से हुआ? ये कमेंस्ड कब से हुआ? 1 अप्रैल 1937 में। तो अब क्योंकि ये डेट्स हैं, अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री आ गई है तो ये डेट्स तो याद करनी पड़ेंगे, इसमें मैं आप लोग को हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो डेट्स अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ जो भी स्टूडेंट्स है उसने अच्छे से पढ़ा है सब्जेक्ट को। ठीक है, स्टेटस क्या था? रेपेल्ड ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये रेपेल्ड कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 में, ये खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो एम क्या था? इसका एम था कि फर्दर प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लगाना, फिर सभी टेरिटरीज पे अप्लाई होगा जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर है। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने इसको शुरुआत की थी। इसको रॉयल एसेंट 24 जुलाई 1935 में मिला था और 1 अप्रैल पे ये शुरू हो गया था। ठीक है, फिर आता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर्स को डिवाइड किया। हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड पावर्स। तो जो भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पर कैसे पावर डिवाइड होंगी, वो मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कैसे डिवाइड किया वो यहाँ पर समझाया गया है कि दिस एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो जो भी मेरा सेंटर लेवल होगा या जो भी मेरा सेंट्रल लेवल होगा उसके बीच में, और जो मेरे प्रोविंसेस थे उसके नीचे जो उसके बीच में कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बताया। तो इसने कैसे समझाया? इसने समझाया कि देयर वर 3 लिस्ट विच गिव द सब्जेक्ट्स अंडर ईच गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है कि इसने कैसे समझाया कि कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसने 3 लिस्ट बनाई। ठीक है, और 3 लिस्ट कैसी थी कि पर्टिकुलर लेवल पे जो भी गवर्नमेंट थी उसके लेवल पे क्या उसको पावर मिली हुई है वो इस लिस्ट के अंदर आता था। ठीक है, अब वो लिस्ट कौन कौन सी थी? देखो, सबसे पहले लिस्ट थी मेरी फेडरल लिस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेवल है उसके लेवल पे क्या क्या मेरी पावर होंगी। ठीक है, दूसरा है मेरा प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब क्या है? प्रोविंशियल लिस्ट मतलब प्रोविंसेस के जो भी लेवल होंगे उस पर उनकी पावर क्या होगी, वो चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, तीसरा है मेरी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा? कॉन्करेंट लिस्ट में इन दोनों की पावर्स को समझाया गया है, एक कंबाइंड फॉर्म समझ लो। ठीक है, तो याद रखना कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर को डिवाइड किया था। इसने 3 लिस्ट बनाई थी, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब सेंटर की लिस्ट जिसमें सेंटर की पावर्स को समझाया गया है। प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंस की पावर को, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों को कंबाइन करके था। ठीक है, अब है कि द वाइसरॉय वॉज वेस्टेड विद रेसिडुअल पावर। तो वहां के जो भी वाइसरॉय थे उनको कुछ रेसिडुअल पावर्स के साथ दिया, उनको कुछ रेसिडुअल पावर्स दी गई थी जो कि उनकी पावर्स थी। सर्टेन चेंजेस दैट वर ब्रॉट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। अब कुछ चेंजेस थे कि हमारा जो भी करंट उस समय जो भी चल रहा था गवर्नमेंट की जो भी चीजें थी उनमें कुछ चेंजेस किए गए, उनकी जो प्रोविजंस थे उनमें कुछ चेंजेस किए गए। अब ये चेंजेस मैंने यहाँ पर एक टेबल के थ्रू समझाए हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चेंजेस इस एक्ट ने क्या क्या लाए वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला है मेरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में समझाया भी था कि अभी ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो वर्ड है फिर जुडिशली जो है इसको अभी मत समझो, धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर थी। दूसरा है मेरा डायरकी एट द सेंटर। फिर है मेरा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल कोर्ट, इंडियन काउंसिल एंड फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट है जिसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है मेरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सो द एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। तो यहाँ पर जो भी मेरे प्रोविंसेस से उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिली। डायरकी वॉज एबॉलिश एट द प्रोविंशियल लेवल। द गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। तो देखो यहाँ पर क्या था कि जो भी डायरकी थी वो डायरकी यहाँ पर अबॉलिश कर दी गई। अबॉलिश करने का मतलब क्या होता है? अबॉलिश करने का मतलब होता है कि किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को रद्द करना। ठीक है, और डायरकी का मतलब क्या होता है? जैसे मोनार्की होता है कि एक ही राजा होगा,
है ना। डायरकी का मतलब है कि जो तुम्हारी जो भी गवर्निंग पावर होंगी वो क्या होंगी, वो मेरी एक से ज्यादा हो सकती है। डायआर्की मतलब है कि दो हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर खत्म कर दी गई। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ पर बेसिकली किया गया कि जो भी मेरे प्रोविंसेस थे वहां पर पावर सिर्फ एक जो भी पर्सन होगा उसको मिलेगी, ठीक है। और वो पर्सन कौन था, वो पर्सन था मेरा गवर्नर, जिसको यहाँ पर क्या बोला गया है, गवर्नर को बोला गया है कि वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, या फिर उसको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी बोला गया है। अब जो गवर्नर है जिसको हम लोग ने हेड बनाया है, वो उसको कौन मतलब एडवाइस कर सकता है, उसको कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। द मिनिस्टर्स वाज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर हु कंट्रोल देम। द लेजिस्लेटर कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर्स। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं ये किसके साथ, ये किसको रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है कि ये मतलब किसको, जो इनको मतलब कंट्रोल कर सके। जो मिनिस्टर्स हैं मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको कंट्रोल कौन कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है लेजिस्लेटर। और लेजिस्लेटर के पास वो भी राइट है, वो भी पावर है कि वो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको ये रिमूव भी कर सकता है। तो इतना पावर है मेरे लेजिस्लेटर के अंदर, ठीक है। फिर हाउएवर द गवर्नर्स स्टिल रिटेन स्पेशल रिजर्व पावर। लेकिन फिर भी जो मेरे गवर्नर्स थे उनके पास कुछ स्पेशल रिजर्व पावर थी। रिजर्व पावर का मतलब है कि ऐसी पावर जो उन्हीं की थी, जो उनकी रिजर्व है, कोई और पावर उनसे नहीं ले सकता है, ठीक है। फिर है द ब्रिटिश अथॉरिटीज कुड स्टिल सस्पेंड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर था कि एक गवर्नर था, उसको जो एडवाइस करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनके पास स्टिल एक पावर था कि वो ये प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है इसको सस्पेंड कर सके, ठीक है। तो ये था मेरा सबसे पहला चेंज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आया था, जो कि था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। दूसरा है मेरा डायरकी एट द सेंटर। इसका क्या मतलब है, द सब्जेक्ट्स अंडर द फेडरल लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो डिवाइडेड इनटू टू। तो जैसे मेरी 3 लिस्ट थी, ठीक है, तो उसमें से जो मेरी फेडरल लिस्ट थी उसको मैंने 2 चीजों में डिवाइड किया था। सबसे पहले था रिजर्व और दूसरा था मेरा ट्रांसफर्ड। अब इसका क्या मतलब है, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स वर कंट्रोल बाय गवर्नर जनरल, Governor General who administered them with the help of 3 councillors appointed by him. They were not responsible to legislature. These subjects included defense, ecclesiastical, इसकी स्पेलिंग एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स थे। मतलब ऐसे अफेयर्स समझ लो जो कि चर्च से रिलेटेड थे, कि उस समय जो भी चर्च होते थे वहां से जो भी चीजें, जो भी दिक्कतें थी, उससे जो अफेयर्स थे या फिर जो वहां से जो चीजें आ सकती थी वो मेरे इसके अंदर इंक्लूडेड थी। फिर था मेरे कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो मेरी सारी चीजें थी ये मेरे इन सब्जेक्ट्स के अंदर थी। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मेरी फेडरल लिस्ट थी वो मेरे 2 चीजों में डिवाइड की गई थी। सबसे पहला था मेरा रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा था मेरा ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट को कौन कंट्रोल कर सकता था, रिजर्व सब्जेक्ट को मेरा गवर्नर जनरल कंट्रोल कर सकता था, जिसको हेल्प करने के लिए क्या था, जैसे वहां पर गवर्नर को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो यहाँ पर भी सिमिलरली गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए कौन लोग थे, 3 काउंसिलर्स थे, ठीक है, जो कि कौन अपॉइंट करता है, जो कि गवर्नर जनरल खुद ही अपॉइंट करता है। अब जैसे वहां पर कि वो लोग किस से रिस्पॉन्सिबल थे, लेजिस्लेटर से, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है। ये जो काउंसिलर्स थे ये लेजिस्लेटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट्स थे वो ये सब चीजें इंक्लूड करते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट था जो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट था, वो क्या था, वो भी गवर्नर जनरल ही एडमिनिस्टर करता है। किसके साथ करता है, विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब वहां पर 3 काउंसिलर्स हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 से ज्यादा मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद लेजिस्लेटर। तो जो काउंसिल है वो यहाँ पर लायबल है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है मेरे लेजिस्लेचर को। और इस सब्जेक्ट्स के अंदर क्या आ गया, इस सब्जेक्ट के अंदर लोकल गवर्नमेंट का एस्पेक्ट आ गया, फॉरेस्ट का आ गया, एजुकेशन का आ गया, हेल्थ का आ गया। तो 2 सब्जेक्ट्स मेरे ये हो गए, ठीक है। हाउएवर द गवर्नर जनरल हैड स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थी उसके पास भी कुछ स्पेशल पावर थी कि वो जो ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी वो इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये है मेरा डायरकी एट द सेंटर, जिसमें मेरी फेडरल लिस्ट को 2 पर्टिकुलर फील्ड्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। फिर आता है मेरा बाय कैमरल लेजिस्लेटर। तो अ बाय कैमरल फेडरल लेजिस्लेटर वुड बी एस्टैब्लिश। अब ये बाय कैमरल का क्या मतलब है, देखो बाय कैमरल का मतलब होता है कि जो भी मेरा पर्टिकुलर जो भी गवर्निंग बॉडी होगी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे हाउसेस के बेसिस पे। जैसे यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट में भी क्या है कि बाय कैमरल लेजिस्लेटर। इसका क्या मतलब है, बाय कैमरल लेजिस्लेटर का मतलब है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना, 2 हाउसेज है ना मेरे पार्लियामेंट में। तो बाय कैमरल का मतलब है कि जो भी पावर्स है वो
हाउसेस के बेसिस पे या फिर चैम्बर्स के बेसिस पे डिवाइड है, इसलिए इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। सो अ बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर वुड बी स्टैब्लिश। तो ये एक्ट ने ये चेंज बताया कि जो एक बाई कैमरल फेडरल जो लेजिस्लेटर है वो स्टैब्लिश होना चाहिए। द टू हाउसेज वर द फेडरल असेंबली लोअर हाउस एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, ठीक है। तो उस टाइम पे भी सेम ही था कि हमें दो हाउसेज को स्टैब्लिश करना है, जो कि अभी करंट टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा है जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसको लोअर हाउस और अपर हाउस भी बोलते हैं। उस समय पे क्या था, उस समय पे इसको फेडरल असेंबली बोलते थे और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे, जिसको लोअर और अपर हाउस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब द फेडरल असेंबली हैड अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो इसमें से जो फेडरल असेंबली थी या फिर जिसको हम लोग लोअर हाउस भी बोल रहे हैं, वो क्या थी, वो 5 साल तक अपना जो टर्म है काम का वो चला सकती है, ठीक है। बोथ द हाउसेज हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो। और ये जो हाउसेज है मेरे अपर और लोअर हाउस, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे या फिर इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स के भी हो सकते हैं। अब the representatives of the princely state were to be nominated by the rulers and not elected. फिर the representative of British India were to be elected, some were to be nominated by the Governor General. तो इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो भी मेंबर्स होंगे जो इस दोनों हाउसेज में आ सकते हैं, ये जो रूलर्स हैं वहाँ पर वो इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, इनको इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशन में ये डाल सकते हैं कि हाँ ये इतने मेंबर्स हैं, ये यहाँ पर नॉमिनेट हो गए, लेकिन इनको इलेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। और जो ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें लेजिस्लेचर को हम लोग दो हाउसेज में डिवाइड कर रहे हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस। There were to be separate electorates for the minority community, women and the depressed classes. तो यहाँ पर separate electorates assign किए गए थे जो कि minority communities थे, जो कि minor जो भी classes होते हैं उनके लिए, जो कि women's थे उनके लिए भी, और depressed classes जो थे उनके लिए separate electorates को establish किया गया था, ठीक है। फिर है मेरा bicameral legislature were introduced in some provinces also like, और ये जो bicameral legislature था ये कुछ provinces पे भी लागू किया गया था। और उन प्रोविंसेस का क्या नाम था, उन प्रोविंसेस थे मेरे जैसे बंगाल है, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो कुछ ऐसे मेरे प्रोविंसेस थे जहां पर मेरे बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। फिर आता है मेरा फेडरल कोड जो कि चेंज किया गया था, फिर है इंडियन काउंसिल, फिर फ्रेंचाइजी। फेडरल कोड क्या है, फेडरल कोड वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंसेस एंड आल्सो बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, है ना। उसीलिए हम लोगों ने तीन जो भी लिस्ट थी उसको हमने 3 लिस्ट बनाई थी, है ना। तो वो जो लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने, तो वहां पर जो भी डिस्प्यूट है या फिर जो भी मतभेद है किसके बीच में, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, उन मतभेद को टैकल करने के लिए, उनका बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक फेडरल कोड को स्टैब्लिश किया गया था, जो भी फेडरल सिस्टम में जिसको बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो फेडरल कोड था वो स्टैब्लिश हुआ था मेरे दिल्ली के अंदर। क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स है मेरे सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। एंड इट वाज टू हैव 1 चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस। तो प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे ही कुछ होता है कि वहां पर भी एक मेरा चीफ जस्टिस होता था, जो कि जिसको मेन हम लोग बोल सकते हैं कि जज है वो, और 6 से ज्यादा जज यहाँ पर नहीं हो सकते थे जो कि उसके नीचे काम करते थे, ठीक है। तो फेडरल कोड क्या है, फेडरल कोड एक स्टैब्लिश किया गया था दिल्ली के अंदर, जो कि क्यों स्टैब्लिश किया था, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में उसको क्या कर सकें, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सके। और एक चीफ जस्टिस था और 6 जजेस से ज्यादा जजेस नहीं हो सकते, ठीक है। फिर है मेरा इंडियन काउंसिल। सो द इंडियन काउंसिल वाज एबॉलिश, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वुड इंस्टेड हैव अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। तो यहाँ पर जो भी इंडियन काउंसिल जो भी स्टैब्लिश किया गया था वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, वो एबॉलिश कर दिया गया था। जो भी मेरा इंडिया का जो सेक्रेटरी होगा उसको कौन हेल्प करेगा, उसको हेल्प करेगा कुछ एडवाइजर्स की टीम यहाँ पर रखी गई थी। तो वो जो टीम ऑफ एडवाइजर्स था वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो मेरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेंगे। इंडियन काउंसिल यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, ठीक है। फिर है मेरा फ्रेंचाइजी। सो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो मेरा फ्रेंचाइजी था, फ्रेंचाइजी के अंदर क्या चीज थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी का चेंज हुआ, जिससे क्या था, जो डायरेक्ट इलेक्शन था वो चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई मेरी सबसे पहली बार। तो ये चीज याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ही सबसे पहले बताया गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन मेरे इंडिया में हो सकते हैं, और ये पहली बार था, ठीक है। तो ये सारे मेरे चेंजेस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो हमने यहाँ पर समझे।
लास्ट है मेरा रीऑर्गेनाइजेशन, जो कि है सिंध वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो कुछ रीऑर्गेनाइजेशन, कुछ दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन करवाए गए, जिसको रीऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। तो जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी वहां से मेरा सिंध जो था वो हटा दिया गया था। फिर बिहार और उड़ीसा जो थे उनको स्प्लिट कर दिया गया, उनको अलग अलग कर दिया गया। बर्मा वॉज सीवर्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया, तो बर्मा को भी इंडिया से हटा दिया गया। उसके बाद एडन वॉज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड मेड इनटू अ क्राउन कॉलोनी। तो यहाँ पर एडन एक जगह थी जो कि इंडिया के अंदर थी, इंडिया के अंदर आती थी, उसको भी इंडिया से अलग करके एक क्राउन कॉलोनी में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें हुई। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।